केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में केंद्रीय खुफिया प्रशिक्षण संस्थान की रखी आधारशिला। गृह मंत्री आईटीबीपी के आवासीय और गैर आवासीय परिसरों का उद्घाटन करने के साथ ही सौहार्दा कोऑपरेटिव का भी करेंगे दौरा। गुजरात के नवसारी में भीषण सड़क हादसा। बस और कार की टक्कर होने से हादसे में 9 लोगों की मौत, कई लोग घायल। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। जुर्माने के साथ बीते वित्त वर्ष को आईटीआर भरने का आज अंतिम दिन। 31 जुलाई के बाद रिटर्न भरने पर तय किया गया था जुर्माना। सरकार ने 1 जनवरी 2023 से आरंभ हो रही चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरें बढ़ाई। हालांकि पीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और बचत जमा पर ब्याज दर में नहीं हुआ कोई बदलाव। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में नववर्ष में शीतलहर के फिर लौटने की आशंका। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा, 1 या 2 जनवरी की रात से कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई वर्चुअल बैठक। बातचीत में दोनों देशों ने आपसी रणनीतिक और सैन्य साझेदारी बढ़ाने पर दिया जोर। और साल 2022 का आज अंतिम दिन। खट्टी मीठी यादें छोड़कर विदा हो रहा है 2022। वहीं नए साल के स्वागत के लिए दुनिया भर में जोर शोर से चल रही है तैयारियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कर्नाटक के दौरे पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज बेंगलुरु में आईटीबीपी के आवासीय और गैर आवासीय परिसरों का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद अमित शाह सहकारिता मंत्री के रूप में सौहार्दा सहकारी संघ का भी दौरा करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपनी यूरोपीय यात्रा के दूसरे चरण में आज ऑस्ट्रिया पहुंचेंगे। विदेश मंत्री 3 जनवरी तक ऑस्ट्रिया की यात्रा पर होंगे। पिछले 27 सालों में पहली बार कोई भारतीय विदेश मंत्री ऑस्ट्रिया की यात्रा कर रहा है। इस दौरे पर विदेश मंत्री की ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेमर से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। इसके साथ ही डॉक्टर जयशंकर ऑस्ट्रिया के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के मंत्री अलेक्जेंडर शॉरेनबर्ग से भी मिलेंगे। इसके अलावा चेक और स्लोवाक रिपब्लिक के विदेश मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। ऑस्ट्रिया से पहले विदेश मंत्री साइप्रस के दौरे पर थे। जुर्माने के साथ बीते वित्त वर्ष का आईटीआर भरने का आज अंतिम दिन है। आयकर विभाग के अनुसार अगर 1 जुलाई 2022 तक आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया है या फिर आईटीआर फाइल में कुछ गलतियां हैं तो संशोधित आईटीआर दाखिल कर सुधार कर सकते हैं। आयकर रिटर्न दाखिल करने की मूल समय सीमा 31 जुलाई थी, इसलिए रिटर्न भरने पर जुर्माना भी तय किया गया है। गौरतलब हो कि अगर करदाता से मूल आईटीआर दाखिल करने में कोई गलती हो जाए तो उसके पास आईटी अधिनियम की धारा 139(5) के तहत अपने कर रिटर्न को संशोधित करने का विकल्प होता है। सरकार ने 1 जनवरी 2023 से आरंभ हो रही चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं की ब्याज दर बढ़ा दी। पंचवर्षीय राष्ट्रीय बचत योजना में ब्याज दर को 6.8% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया। वित्त मंत्रालय ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में ब्याज दर 7.6% से बढ़ाकर 8% हो गई। मासिक आय बचत खाता में ब्याज दर 6.7% से बढ़कर 7.1%। किसान विकास पत्र में ब्याज दर 7.2% होगी और ये 120 महीनों में परिपक्व होगा। 1 वर्ष की अवधि वाली लघु बचत जमा पर ब्याज दर 5.5% से बढ़कर 6.6% होगी। हालांकि सार्वजनिक भविष्य निधि पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और बचत जमा पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि निशुल्क टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने बेहद प्रभावशाली रिकॉर्ड कायम करते हुए अभी तक 8 करोड़ 50 लाख परामर्श दिए। इसमें रोगी डिजिटल माध्यम से जो चिकित्सक हैं, विशेषज्ञ हैं, उनके साथ सलाह मशवरा करते हैं। इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों की संख्या 1,50,000 के पार हो गई। उन्होंने कहा कि ये केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध करवा रहे हैं। ये सेवाएं सभी को निःशुल्क उपलब्ध हैं। ई संजीवनी के माध्यम से प्रतिदिन तकरीबन 4 लाख टेली परामर्श किए जा रहे हैं। खांसी की दवा डॉक-1 मैक्स में मिलावट की खबरों के बाद केंद्र सरकार सतर्क हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि नोएडा में सिरप को बनाने वाली कंपनी मैरियन बायोटेक की सभी निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है, जांच चल रही है और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों और उत्तर प्रदेश के औषधि विभाग के एक दल ने 29 दिसंबर को नोएडा में मैरियन बायोटेक कंपनी में निरीक्षण किया था। G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी NDMC लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। नई दिल्ली क्षेत्र को सजाया जा रहा है। आप नए फुटपाथ की बात करें, रोड डिवाइडर्स हों या फिर फुटपाथ के बगल में झाड़ीदार पौधे, इन्हें सुंदर डिजाइनर ग्रीनरी के साथ सजाया जा रहा है और पूरे लुटियन जोन को फूलों से महकाने की कवायद भी चल रही है। जी NDMC एरिया में काफ़ी संख्या में ट्यूलिप फ्लावर्स खिलते हुए देखे जा सकेंगे। इसके लिए NDMC ट्यूलिप की खेप हॉलैंड से मंगवा रही है। करीब 2 लाख ट्यूलिप फ्लावर्स के बल्ब मंगाए गए हैं। कैसी NDMC की ट्यूलिप फ्लावर्स को लेकर तैयारी, इसका जायजा लेते हुए खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने NDMC के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय से। G20 के लिए NDMC लुटियन जोन को दुल्हन की तरह सजा रही है। फूलों से महकाने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं NDMC के वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय जी। G20 वासुदेव कुटुंबकम का जो भाव है और इस बार देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में G20 की जो समिट होने जा रही है, उसके लिए NDMC पूरी तरह से तैयार है। और आप देख रहे हैं कि इस बार हमने विशेष करके जो ट्यूलिप हैं वो उनको हमने इंपोर्ट किया है, लिलीज़ को इंपोर्ट किया है और वो पूरे शांति पथ पर पूरी तरह से लग रहे हैं। आज यहाँ इस राउंड अबाउट पर आप देखेंगे कि ये सारी ट्यूलिप की बल्ब हैं, जो बल्ब नीदरलैंड से, हॉलैंड से आई हैं और हमारा स्टाफ लगातार इसमें दिन रात इसके लिए मेहनत कर रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर इसकी तैयारी हो रही है और ये तैयारी अभी इन बल्ब को 12 से 15 डिग्री टेम्परेचर में हम अपने स्पेशल इसको रखते हैं और उस टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए ही यहाँ पर ये बल्ब यहाँ पर लगाएंगे। और लगभग उसमें इतना भी ध्यान रखा जाता है, जब इनको इंपोर्ट करते हैं इनको क्वारंटाइन भी किया जाता है, कहीं किसी प्रकार की कोई फंगस, कोई बीमारी तो इन बल्ब्स में नहीं है, विदेश में साथ में नहीं आई है। उस क्लियरेंस के बाद ये यहाँ अब लगने के लिए तैयार हैं और लगभग 45 डेज टू 50 डेज़ में इनकी ब्लूमिंग फूल की स्टार्ट हो जाएगी और आप देखेंगे कि पूरी NDMC एरिया जो है बहुत रंग बिरंगे तरीके से ट्यूलिप आपको सब जगह दिखाई देंगे। करीब कितने लाख ट्यूलिप को मंगाया गया है और किस तरह से आप देख रहे हैं? लगभग 1.5 से 2 लाख के आसपास बल्ब इस बार हमने मंगवाई हैं। पिछली बार लगभग 57,000 के आसपास थी, लेकिन इस बार चूँकि बजट में भी हमने स्पेशली कहा है कि ट्यूलिप फेस्टिवल भी होगा और लगभग दुगने से ज़्यादा क्वांटिटी, 3 गुनी क्वांटिटी इस बार हमने मंगाई है, जो पूरे लुटियन जोन में NDMC में पूरी तरह से आपको येलो कलर के, पिंक कलर के, ऑरेंज कलर के, वाइट कलर के ट्यूलिप सब जगह दिल्ली वासियों को दिखाई देगी और आपको ऐसा लगेगा कि शायद वो शांति पथ पर एक तरह से पूरा नीदरलैंड, हॉलैंड ही आपको यहाँ पर दिखाई देगा और दिल्ली और NDMC एरिया बहुत खूबसूरत आपको दिखाई देगी। G20 की तैयारियां जोरों पर हैं, आप यहाँ देख ही सकते हैं किस तरह से तैयारियां जोरों पर हैं NDMC की और हॉलैंड से खास तौर पर ट्यूलिप मंगाए गए हैं और उनको लगाया जा रहा है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान जब विदेशी मेहमान भारत आएंगे और खास तौर पर नई दिल्ली में NDMC एरिया से गुजरेंगे तो उन्हें एक अलग अनुभूति होगी। NDMC ने तमाम तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। करीब 2 लाख ट्यूलिप फ्लावर्स यहाँ देखे जा सकेंगे, जिसके लिए हॉलैंड से खेप भी मंगाई गई है।
कैमरामैन आलोक कुमार के साथ गिरीश निशाना, GT न्यूज, दिल्ली। और खबर गुजरात से, जहां के नवसारी में भीषण सड़क हादसा हुआ। बस और कार की टक्कर होने से हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस प्रशासन के अनुसार हादसा अहमदाबाद मुंबई हाईवे के पास हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और गुजरात के ही नवसारी में हुए भीषण सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री ने भी शोक जताया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये प्रधानमंत्री कार्यालय से ट्वीट हुआ है। गुजरात के नवसारी में हुए सड़क हादसे में लोगों की मौत से आहत हूँ। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ। मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ और PMNRF से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रत्येक मृतक के परिजनों को दी जाएगी और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वक्त एक ब्रेक का। थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती है 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2021 जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 4,12,432 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 1,53,972 लोगों की जान गई, जबकि 3,84,448 लोग घायल हुए। सबसे ज्यादा चौंकाने वाले सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों में जान गंवाने वाले 83% कार सवार लोगों ने सीट बेल्ट ही नहीं पहना था, जबकि 46,000 से ज्यादा दोपहिया जो सवार थे उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। आइए देखते हैं इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। सड़क दुर्घटनाओं को लेकर कैलेंडर वर्ष 2021 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में औसतन हर दिन 1130 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें तकरीबन 422 लोग अपनी जान गंवाते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा आंकड़ा दोपहिया वाहन सवारों जिन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा था और कार सवारों का है जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहन रखी थी। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 में 16,397 लोगों की मौत सीट बेल्ट नहीं लगाने की वजह से हुई, जिनमें से 8,438 वाहन चालक थे। वहीं दोपहिया वाहनों की बात करें तो हेलमेट नहीं पहनने की वजह से 46,593 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिनमें से 32,877 चालक और 13,716 पीछे बैठने वाले यात्री थे। सीट बेल्ट नहीं पहनने और दोपहिया वाहनों में हेलमेट नहीं लगाने वाले घायलों की संख्या पर अगर नजर डालें तो वर्ष 2021 में हेलमेट नहीं पहनने से 93,763 लोगों को चोटें आईं, तो सीट बेल्ट नहीं पहनने से 39,231 लोग गंभीर या मामूली रूप से घायल हुए। 2019 में हुए सड़क दुर्घटनाओं के मुकाबले 2021 में 8.1% की कमी भी आई है, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर में 1.9% की बढ़ोतरी भी दर्ज हुई है, जो नियमों को नहीं मानने की वजह से जानलेवा साबित हुआ। 2021 में यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण 69.6% लोगों की मौत ओवर स्पीडिंग की वजह से हुई, जबकि गलत दिशा में गाड़ी चलाने के कारण 5.2% लोगों ने अपनी जान गंवाई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक सभी दोपहिया वाहन सवारों को हेलमेट लगाना अनिवार्य है, जबकि कार में सफर कर रहे यात्री और चालक के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। बावजूद इसके हर वर्ष देश में यातायात नियमों का लाखों लोग उल्लंघन करते हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में प्रति घंटा 47 सड़क दुर्घटनाएं होती है, जिसमें 18 लोगों की मौत होती है।
सरकार के साथ साथ ये हम सभी का दायित्व है कि हम सड़क से संबंधित नियमों का पालन करें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों का भी ख्याल रखें। सख्ती से यातायात नियमों को लागू करने के साथ साथ भारत सरकार सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए देश भर में कई अभियान भी चला रही है, जिसके तहत क्रैश सेफ्टी, ड्राइवरों की योग्यता और क्षमता में सुधार के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और प्रशिक्षण प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है। साथ ही मोटर वाहन कानूनों को और भी पारदर्शी एवं इसमें संशोधन भी किया गया है। अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात ठंड की। उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में नववर्ष पर शीतलहर के फिर से लौटने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार हिमालय से चलने वाली बर्फीली जो हवाएं हैं वो उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी लाएंगी। मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने के साथ ही दिल्ली के कुछ हिस्सों में तेज ठंड की स्थिति बन सकती है, जिससे जनवरी की शुरुआत में ठंड का कहर काफी तेज हो जाएगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 1 से 4 जनवरी तक उत्तर पश्चिमी भारत में घना कोहरा छाए रहने का भी अनुमान है। और वहीं उत्तर प्रदेश में साल के आखिरी दिन 2022 की अगर बात करें यानी आज की, तो शुरुआत कोहरे के साथ हुई। प्रदेश के अधिकांश हिस्से में घने कोहरे के साथ गलन ने सर्दी बढ़ा दी है। वाराणसी में शीतलहर के साथ घना कोहरा छाया रहा। वहीं कानपुर में भी शीतलहर का कहर देखा गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पारा और नीचे लुढ़कने की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने ये चेतावनी जारी की कि नए साल में प्रदेश में पारा और गिरेगा और शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा और दिसंबर के मुकाबले जनवरी की जो ठंड है उसमें लोग ज्यादा ठिठुरने पर मजबूर हो जाएंगे। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन केरल के 6 दिवसीय दौरे पर हैं। डॉक्टर एल मुरुगन ने कोच्चि में केंद्रीय मात्स्यिकी, समुद्री और इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके अलावा डॉक्टर एल मुरुगन कोट्टयम में भारतीय जनसंचार संस्थान का दौरा करेंगे और छात्रों के साथ संवाद भी। डॉक्टर एल मुरुगन कोच्चि में फिशिंग हार्बर का भी दौरा करेंगे। खबर बिहार से, जहां छपरा में जहरीली शराब कांड के मास्टरमाइंड को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने बिहार पुलिस को इसकी सूचना दे दी है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी ने शराब में केमिकल डालकर उसे तैयार किया था, जिसे पीने की वजह से कई लोगों की जान चली गई थी। और छपरा में जहरीली शराब से 80 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद प्रशासन ने पटना से लेकर सारण, छपरा तक ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। और बात जम्मू की। जम्मू कश्मीर प्रशासन बड़ी कार्रवाई करते हुए अनंतनाग जिले के पहलगाम में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी कमांडर आमिर खान की संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया है। इससे पहले 2019 में आतंकी आर्थिक मदद मामले में घाटी में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हिजबुल मुजाहिदीन के ऑपरेशनल कमांडर समेत 2 को सेब के बाग, जो सेब के बाग थे, उनको भी अटैच कर दिया था। आम नागरिकों को अपना मकान, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी ज़रूरतों को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराए जाने के लिए केंद्र सरकार कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं चलाती है और इन्हीं योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। देश में गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों को किफ़ायती मूल्यों पर जेनरिक दवाइयाँ उपलब्ध करवाने के लिए करीब अब तक 9,000 जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए। कैसे लोग इन औषधि केंद्रों से लाभ उठा रहे हैं, पेश है एक खास रिपोर्ट। जन औषधि केंद्र पर ये भीड़ बता रही है कि लोगों में जन औषधि के प्रति जागरूकता बढ़ी है, और हो भी क्यों ना, जब सस्ती और गुणवत्ता वाली दवा इनको इनके घर के पास मिल रही है तो इसका लाभ क्यों ना उठाएं। हाँ, ये दवा यहाँ की बहुत सस्ती मिलती है, बाहर वाले से यहाँ बहुत सस्ती मिलती है और दवा बढ़िया है। यहाँ जो बाहर जो दवा 200 रुपये की है, यहाँ 15-20 रुपये की दवा मिल जाती है। जी, दवाई लेने आए थे, यहाँ पे सस्ती मिलती है। जनिस दिया स्टोर पे डॉक्टर के दिखाया था, मतलब बाहर से बहुत सस्ती दवाई मिलती है यहाँ पे। मैं अभी दवा लेने आया था, यहाँ डॉक्टर साहब ने दवा लिखी थी मुझे। मैं जन औषधि केंद्र पे आया हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जन औषधि
केंद्र जो खुले हुए हैं, ये इनका जो रेट है, ये देखिए मैं विटामिन सी लेने आया था। विटामिन सी की जो कॉस्ट है, यदि मैं मार्केट में जाता हूँ तो वो कम से कम 60 रुपये की है, जबकि ये मुझे जन औषधि केंद्र पर मात्र 15 रुपये में मिली है। ये पाउच मैं बाहर से अगर परचेज करता हूँ तो ये मेरे को एक पाउच ही 50 रुपये का मिलता है, यहाँ मिलता है 10 रुपये में, तो इसलिए हम यहाँ से काफ़ी दवाई ले जाते हैं। गाजियाबाद के इस अस्पताल में डॉक्टर भी जेनरिक दवाएं लिखते हैं। अस्पताल परिसर में ही जन औषधि की दुकान है, जहां लोग बहुत सस्ती दर पर दवाएं लेते हैं। अधिकतर दवाइयाँ तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं। जो दवा नहीं होती उसको जन औषधि केंद्र से दिखा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये केंद्र खोल के बहुत अच्छा किया है। दवाइयाँ मार्केट से बहुत कम रेट पे हैं और बहुत इफेक्टिव हैं, जिससे जन पब्लिक को बहुत ही सुविधा रहती है, उनकी पैसे की बचत होती है। देश भर में हर दिन 20 लाख लोग प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों से सस्ती दवाई खरीदते हैं। जन औषधि केंद्रों पर 1800 तरह की दवाइयां मिलती हैं। देश के हर जिले में जन औषधि केंद्र खुल गए हैं। इस योजना का मकसद गरीबों और वंचितों की सस्ती दर पर गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाइयां मुहैया कराना है। इस योजना से न केवल सस्ती दवाइयां मिलती हैं, बल्कि स्वरोजगार भी मिलता है। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और संसदीय कार्य मंत्रालय संसद के सरकारी कार्य के संबंध में संसद के दोनों सदनों और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करता है। मई 1949 में एक विभाग के रूप में सृजित ये जल्द ही कार्यों के आवंटन के साथ एक पूर्ण मंत्रालय बन गया। मंत्रालय संसद और उसके सदस्यों के साथ साथ भारत सरकार और राज्य सरकारों के मंत्रालयों और विभागों के साथ अन्य संगठनों को शामिल करते हुए नागरिकों के एक निकाय को व्यापक और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करता है। साल के विदा होते होते आइए नजर डालते हैं चालू वित्त वर्ष के दौरान संसदीय कार्य मंत्रालय ने किन किन महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा किया। ये तमाम जो काम है ये साल 2022 की समीक्षा है, जिसको हमने ग्राफिक्स के जरिए आपके समक्ष पेश किया। और आइए रुक करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। चलिए तो बात करते हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर, जिन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। पुतिन ने कहा कि वे चीन के साथ अपने सैन्य संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं। इस पर शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया में जारी मुश्किल हालात के बीच चीन रूस को रणनीतिक सहयोग देने के लिए तैयार है। इस बीच पुतिन ने कहा कि वो शी जिनपिंग के अगले साल की शुरुआत में रूस आने की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि रूस ने इसकी तारीख के बारे में कुछ भी नहीं कहा। खबर ब्राजील से, जहां के जो राष्ट्रपति हैं, मौजूदा राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने सत्ता हस्तांतरण से पहले देश छोड़ दिया। लुइस इनासिया लूला डी सिल्वा के पद ग्रहण करने से पहले बोल्सोनारो अमेरिका रवाना हो गए, लेकिन देश छोड़ने से पूर्व बोल्सोनारो ने सोशल मीडिया पर एक भावनात्मक भाषण दिया। इस भाषण में बोल्सोनारो ने समर्थकों को लूला के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया। बोल्सोनारो ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल ने वामपंथी विचारधारा को सत्ता से 4 साल दूर रखा। बोल्सोनारो ने अक्टूबर में हुए राष्ट्रपति चुनावों को अवैध बताया था, जिसके बाद बोल्सोनारो के समर्थक सड़कों पर उतर आए थे और देश में कई जगह दंगे भी हुए। बात करते हैं यूक्रेन की, जहां यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी सेना पूर्वी डोनबास क्षेत्र में रूसी सैनिकों के खिलाफ मजबूती के साथ खड़ी है और कुछ क्षेत्रों में यूक्रेनी सेना बढ़त भी बना रही है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि नए साल में यूक्रेन और मजबूत होगा ताकि खुद और पूरे यूरोपीय महाद्वीप की रक्षा कर सके। दक्षिण कोरिया ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने एक बार फिर पूर्वी जल क्षेत्र में बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। जापान के तट रक्षकों ने भी कहा कि उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इस साल उत्तर कोरिया द्वारा बड़ी संख्या में मिसाइल परीक्षण किए गए हैं। हाल ही के दिनों में उत्तर कोरिया के 5 ड्रोन दक्षिण कोरिया के हवाई क्षेत्र में घुस आए थे। ये ड्रोन राजधानी सियोल समेत देश के अन्य प्रमुख शहरों में मंडराते रहे। दक्षिण कोरिया ने जवाबी कार्रवाई में कई राउंड गोलियां दागी।
और आइए सीधे चलते हैं बेंगलुरु, जहां इस समय केंद्रीय एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आईटीबीपी के आवासीय गैरवासियों का उद्घाटन कर रहे मेरे हैं। साथ उपस्थित कर्नाटक के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान बसवराज बोम्बाई जी, मेरे मित्र और केंद्रीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद जोशी जी, गृह मंत्री कर्नाटक सरकार श्री ज्ञानेंद्र जी, कर्नाटक के मंत्री डॉक्टर के सुधाकर जी, महानिर्देशक बीपीआरएनडी श्री बालाजी श्रीवास्तव जी, आईटीबीपी के महानिर्देशक श्री अनीश दयाल सिंह जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय बलों और कर्नाटक पुलिस के सभी अधिकारी, कर्मचारी, मित्रों, आप सभी को मैं आने वाले 2023 के वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। सबसे पहले तो मैं मेरी ही मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण थोड़ा आने में देरी हो गया है, इसलिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। मेरी ऑफिस ने मुझे ब्रीफ करने के बावजूद भी बेंगलुरु से यहां के अंतर के बारे में आकलन लगाने में मेरा गलती हो गया, तो वो लोग बार बार याद कराते रहे, मगर मुझे लगा अभी 10 मिनट में पहुंचना है, तो थोड़ा देरी हो गया, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आज इस छोटे से कार्यक्रम से 2 अच्छी शुरुआत होने जा रही है। एक सीडीआईटी के बेंगलुरु में स्थापना और दूसरा केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार का जो हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो और पुलिस बलों के कार्य करने की सुविधाओं को ज्यादा सुगम बनाने का अभिगम है, उसमें एक और कड़ी जोड़ने का कार्यक्रम है। सबसे पहले यहां बीपीआरएनडी से जुड़े केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान बेंगलुरु का आज एक भूमि पूजन हुआ, इसकी एक शुरुआत हो रही है। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने बेंगलुरु के इतने नजदीक एक प्रशिक्षण केंद्र के लिए जैसी होनी चाहिए इस प्रकार की भूमि देने का काम किया है। इससे हमारे काम में आने वाले दिनों में बहुत सरलता होगी, क्योंकि मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि प्रशिक्षण केंद्र थोड़ा कट ऑफ होना चाहिए, थोड़ा रूखा सूखा होना चाहिए, और उन्होंने इसीलिए एक पहाड़ी को चुनकर हमें दे दिया है, तो वो ये भूमि प्रशिक्षण केंद्र के लिए सच अर्थ में बहुत उपयुक्त है। मित्रों, बीपीआरएनडी देश की पुलिस इन जनरल, पुलिस इंस्टीट्यूशन को बहुत बल देने वाली संस्था है, मगर दुर्भाग्य से बीपीआरएनडी के काम को जितनी तवज्जो मिलनी चाहिए थी उसके हिसाब से बहुत कम तवज्जो दी गई है, और बीपीआरएनडी को जितना यश मिलना चाहिए था उसमें भी बहुत कम यश मिला है, क्योंकि ये समाज सतत बदलने की प्रकृति रखता है। 25-50 साल में समाज की सोच, समाज का स्वरूप, समाज के लक्ष्य और समाज का रास्ता, ये सभी बदल जाते हैं, और जब पुलिस इस बदलाव के बारे में नहीं सोचती है तो वो धीरे धीरे इरिलेवेंट हो जाती है। अगर ये बदलाव को महसूस करना है, समझना है और बदलाव के अनुरूप अपने आप को बदलना है,
तो इसके लिए अनुसंधान बहुत जरूरी है। ये अनुसंधान का काम समग्र देश की पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र बलों के लिए करने की जिम्मेदारी बीपीआरएनडी की। शुरू में बालाजी श्रीवास्तव को थोड़ा ऑकवर्ड भी लगा था, दुख भी हुआ था कि सीपी दिल्ली से बदलकर उनको डीजी बीपीआरएनडी बनाया, परंतु जब काम को उन्होंने समझा, उन्होंने बड़े मनोयोग के साथ इस काम को गति देने का शुरू किया है और बहुत अच्छे तरीके से इनके नेतृत्व में बीपीआरएनडी का काम चल रहा है मित्रों। और मैं मानता हूं कि पुलिस की प्रणालीगत और प्रक्रियात्मक सुधार होना ये निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए, सतत चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए। रिसर्च के परिणामों के आधार पर, रिसर्च के रिजल्ट पर स्ट्रेटेजी बनाना, अनुसंधान के परिणामों के आधार पर रणनीति बनाना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। संस्थानों के बीच में सहयोग खड़ा करना, संगोष्ठियों का नया सिलसिला शुरू करना और बेस्ट प्रैक्टिस और चैलेंजेस के एक्सचेंज के माध्यम से सभी पुलिस बलों को परिपूर्ण बनाना, यह भी बहुत जरूरी है। और भारत जैसे प्रदेश में ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे यहां लॉ एंड ऑर्डर को स्टेट का सब्जेक्ट बनाया गया है, वो उचित ही किया है। इतने बड़े विशाल देश में सांस्कृतिक विविधताएं, क्रिमिनल्स के कल्चर में भी बहुत सारी विविधताएं हैं क्योंकि वो संस्कृति के साथ ही अल्टीमेटली जुड़ी हुई होती है, और अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस। इसके बीच में पुलिस को स्टेट का सब्जेक्ट बनाना बहुत उपयुक्त निर्णय है, परंतु कालांतर में कुछ ऐसी चैलेंजेस भी आई हैं जो समग्र देश की पुलिस के सामने, जैसे नारकोटिक्स, जाली नोट, हवाला का कारोबार, उन्माद फैलाने वाले संगठन, टेररिज्म, सभी सरहदी राज्यों में घुसपैठ, सभी दरिया किनारे के राज्यों के अंदर समुद्र से जुड़ी हुई समस्याएं। अब इस सब के बीच में अगर सामंजस्य बैठाना है तो बीपीआरएनडी के माध्यम से सबके बीच में संवाद, संगोष्ठी और सहकार, डायलॉग और कोऑपरेशन जब तक नहीं होता है, हम इस चैलेंजेस का सामना नहीं कर सकते। और मैं मानता हूं ये सतत चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए, इसको सातत्यपूर्ण तरीके से करना चाहिए। और मैं बीपीआरएनडी के डीजी साहब से अनुरोध भी करता हूं कि इसकी गति भी बढ़ानी चाहिए, इसका व्याप भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब तक ये नहीं करते हैं समूचे देश के कानून और व्यवस्था को हम चैलेंज उठाने के लिए तैयार नहीं कर सकते। इसके साथ साथ महानगरीय क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों पर भी हमने ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। मैं मेरा एक अनुभव बताता हूं। मैं गुजरात राज्य का गृह मंत्री था। हमारे यहां कांस्टेबल्स की रिक्रूटमेंट हो रही थी, तो इसके लिए एक कमेटी के चेयरमैन एडिशनल डीजी को बनाया था। उन्होंने मेरा समय मांगा और आए। उन्होंने कहा, साहब हमारे यहां उड़िया, हिंदी भाषी और मराठी लोगों की कांस्टेबल का रिजर्वेशन होना चाहिए। मैंने बोला, भाई ऐसा रिजर्वेशन कैसे हो सकता है? होल्ला हो जाएगा, पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो जाएगी। जो परीक्षा दे पास हो उनका सिलेक्शन होगा। उन्हें कहने मेरा प्रॉब्लम, अब 4 लाख उड़िया पॉपुलेशन हो गया है सूरत के अंदर, हमें वहीं से ना कोई सूचना प्राप्त होती है, ना वहां क्या चल रहा है मालूम होता है। तो हमें कुछ कांस्टेबल तो चाहिए जो ओडिया पॉपुलेशन से आएंगे, कुछ कांस्टेबल चाहिए 6 लाख के आसपास हिंदी भाषी क्षेत्र से लोग आए हैं, तो पूरा कट ऑफ है। मराठी पॉपुलेशन भी 1.5 लाख के आसपास हो गया। अंततोगत्वा उन्होंने
वर्बल एग्जामिनेशन में कुछ रास्ता निकालकर उसी जगह से कांस्टेबल को रिक्रूट किया, परंतु महानगरों की पुलिसिंग आने वाले दिनों में एक चैलेंज बनने वाली है। इस पर भी अगर अभी से रिसर्च हमने नहीं किया, रिसर्च के नतीजों के साथ इसका अभ्यास कर कर हमारी रणनीति को नहीं बदला, तो आने वाले दिनों में महानगरों की सुरक्षा को भी हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो सीडीटीआई का ये सेंटर जो है वो सीएपीएफ के साथ साथ आसपास के राज्यों की पुलिस को भी इस सभी उद्देश्यों की परिपूर्ति के लिए मदद करेगा। और मुझे भरोसा है कि सीडीआईटी का जो इतिहास रहा है, लगभग 1956 से ये काम चल रहा है। कलकत्ता, हैदराबाद, उसके बाद गाजियाबाद, राजस्थान, सब जगह पे जो जो सेंटर बने हैं उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है। और आने वाले दिनों में भारत सरकार ये सारे सेंटरों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन और बीपीआरएनडी के माध्यम से समानता लाने का काम भी करेगी। इसी तरह से सीडीआईटी का ये सेंटर फॉरेंसिक साइंस को भी इसके कर्नाटक के पड़ोस के राज्य लगभग महाराष्ट्र, गोवा, दीव दमन, इस सभी के लिए फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में भी मदद करने का काम करेगा, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को साथ में लेकर। मित्रों, भारत के विकास की जो यात्रा है उसमें लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना एक अहम जरूरियात है और बीपीआरएनडी के तत्वाधान में इसका रिसर्च, इसका अनुसंधान बहुत अच्छे तरीके से हो, ऐसे कुछ बदलाव विगत 3 सालों में हमने किए हैं और अब वो अपने परिणाम भी देने लगे हैं। ढेर सारे उनके चार्टर के अंदर नए क्षेत्र भी जोड़ने का काम भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने किया है। चार्टर के अंदर जो नए क्षेत्र जोड़े हैं इस पर भी एक नया वर्टिकल बनाने का काम भी बीपीआरएनडी ने शुरू किया है। मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो भी इनके तत्वाधान में चल रहा है। ढेर सारी चीजों को हमने इसके साथ जोड़ने का काम किया है। तो मैंने यहां खुद आने का इसलिए निर्णय किया था कि मैं बीपीआरएनडी के हर काम में गृह मंत्री के नाते सहयोगी बनकर उनको बल देने के पक्षधर हूं। एक ही कारण से आज मैं यहां पर आया हूं। मित्रों, मोदी जी के सरकार बनने के बाद विशेषकर सीमा सुरक्षा का काम करने वाले अपने सभी बलों को उनकी सुविधाएं, उनका स्वास्थ्य, उनके परिवार की सुविधाएं, उनका स्वास्थ्य, उच्चतम टेक्नोलॉजी से उनको लैस करना, उनके निवास की सुविधाओं को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो का एक लक्ष्य तय कर वो लक्ष्य को हर साल में हमने बांटा है और इसके हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज आईटीबीपी के विभिन्न आवासीय भवन का यहां पर उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने के बाद, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, चाहे सीएपीएफ के निवास हो या एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स हो, इसके लिए या सरहद पर तैनात बैरक्स में रहकर काम करने वाले जवान हो, उनकी सुविधा के लिए हमने बहुत कुछ किया है और आगे बहुत कुछ करना भी चाहते हैं। आज यहां पर आईटीबीपी के आवासीय क्वार्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, बैरक्स, स्टाफ ऑफिसर मेस, ये सारे आयामों में कुछ न कुछ हम नया जोड़ने जा रहे हैं। मैं बहुत डिटेल बताना नहीं चाहता,
परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, आईटीबीपी सभी सीएपीएफ्स में सबसे दुर्गम क्षेत्र में काम करने वाला हमारा सुरक्षा बल है। हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि -42 डिग्री टेम्परेचर के अंदर देश की सीमाओं की सुरक्षा करना कितना दृढ़ मनोबल और उत्कृष्ट देशभक्ति होती है, तभी हो सकता है। और मैं हमेशा सुनिश्चित होता हूं, लेस मात्र भी चिंता नहीं होती है भारत चीन सीमा की, जब हमें मालूम होता है कि मेरे आईटीबीपी का जवान गांव गश्त लगा रहा है या वहां कैंप कर ठहरा है। किसी की मजाल नहीं है कि भारत की 1 इंच जमीन का भी अतिक्रमण वो कर पाए। आईटीबीपी ने अपने स्थापना काल से विषम भौगोलिक परिस्थितियों में, विषम एटमॉस्फेयर के अंदर और कठिन से कठिन क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इसलिए मैंने ठेठ उत्तर के जितने भी राज्यों का दौरा किया है, चाहे अरुणाचल हो, कश्मीर हो, लद्दाख हो, हर जगह पे आईटीबीपी के जवान को हिमवीर कर भारत की जनता बुलाती है और ये उन्होंने दिया हुआ उपनाम है। और मैं मानता हूं पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी बड़ा उपनाम भारत की जनता ने मेरे आईटीबीपी के सिपाही को दिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये सरकारी उपनाम नहीं है, देश की जनता ने दिया हुआ उपनाम है। वामपंथी उग्रवाद के सामने लड़ने में भी आईटीबीपी का बहुत अच्छा रोल रहा है। मित्रों, आज फिर से मैं एक बार कहूंगा, बीपीआरएनडी के माध्यम से प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च, इसके रिसर्च पेपर में आए हुए सुझावों का एनालिसिस, वो एनालिसिस के आधार पर नीति परिवर्तन कर नीति का क्रियान्वयन और इसका रिव्यू, ये पूरी चेन को हम समाप्त करने की दिशा में हैं। हमें इससे बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है और ये सेंटर वो उद्देश्य की परिपूर्ति के लिए बहुत काम करेगा। मोदी सरकार ने सीएपीएफ्स के लिए ई आवास पोर्टल बनाया है। सिर्फ ई आवास पोर्टल के कारण ही लगभग 9% जितनी हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो में बढ़ोतरी हुई है और इन 8 वर्षों में 31,000 आवासों का निर्माण किया है। 17,000 से ज्यादा आवास निर्माणाधीन है और 15,000 से ज्यादा आवास प्रक्रियागत इस बजट के अंदर हम अप्रूव करेंगे, जिससे मालूम पड़ता है कि हमारा हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो ये सब आवास बनने के बाद 31,000, 17,000 और 15,000 ये समाप्त होने के बाद हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो केंद्रीय सुरक्षा बलों का 60% से ऊपर चला जाएगा। वो मेरे लिए कम से कम देश के गृह मंत्री नाते बहुत संतुष्टि का विषय है और बहुत मन से इस काम को मोदी जी आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे जवानों की और उनके परिवारजनों की स्वास्थ्य की सुविधाओं को और मजबूत करने के लिए आयुष्मान सीएपीएफ योजना लेकर हम आए हैं। लगभग 35 लाख कार्ड वितरित किए गए हैं। अब किसी को कोई डॉक्यूमेंट्स के लिए कहीं अप्रूवल लेना या कोई जरूरत नहीं है। कार्ड स्वैप कर आप आपका इलाज करा सकते हैं और ऑटोमेटिकली इसकी अकाउंटिंग सिस्टम हो जाती है और इसके कारण बहुत सारे अस्पताल भी बढ़ गए हैं। पहले सिर्फ सीएपीएफ के अस्पताल में आप जाते थे, अब ढेर सारे अस्पताल इसके साथ जुड़ने के कारण लगभग 1 साल के कम अंतराल में 20 करोड़ से ज्यादा जिसका मूल्य है, इतनी स्वास्थ्य सेवाएं सीएपीएफ के जवान और उनके परिवारजनों ने प्राप्त की है। एक और प्रॉब्लम को भी हम
एड्रेस करने जा रहे हैं। जो जवान मुझे सरहद पर से देख रहे हैं उनको आनंद होगा कि आपको सरहद पर से कम 100 दिन आपके परिवार के साथ या तो हेडक्वार्टर पर रहना का मौका मिले। इस प्रकार का ड्यूटी रोस्टर भी हम बना रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में आपका तनाव काफी कम है। ये बहुत कठिन काम है, मुझे मालूम है, मगर मैं मानता हूं कि मानवीय दृष्टिकोण के हिसाब से देखें तो ये करना बहुत जरूरी है। इसलिए आईटीबीपी के जो जवान मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, वो सभी जवानों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, चुनाव में जाने से पहले हम आपका 100 दिन आपके परिवार के साथ या तो आपके हेडक्वार्टर पर आप रह पाए, इस प्रकार की सुविधा सुनिश्चित करेंगे। आप भरोसा कर सकते हो। मित्रों, सीएपीएफ के कर्मचारियों के कल्याण के लिए नरेंद्र मोदी सरकार सदैव समर्पित भी है और सजग भी है। और मैं आज फिर से एक बार दोनों डीजीपी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे डीजीपी आईटीबीपी भी यहां उपस्थित है और श्री बालाजी श्रीवास्तव भी यहां पर उपस्थित है। ये दोनों छोटी मगर बहुत अहम शुरुआतों से हमारे काम के अंदर सुनिश्चित रूप से सुधार आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। फिर से एक बार लेट होने के लिए क्षमा प्रार्थना कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें सीधे बेंगलुरु से, जहां पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कुछ देर पहले जो आईटीबीपी के आवासीय और गैर आवासीय परिसरों का उद्घाटन किया और उसके बाद उन्होंने संबोधन दिया। साफ तौर पर जो बड़ी बातें उन्होंने कही, एक बार उस तरफ रुख कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि किस तरह से सरकार जो है पुलिस बलों और जो उनकी आवासीय सुविधाएं हैं उनको सुगम बना रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नार्को, हवाला, आतंकवाद, ड्रग्स, आतंकवादी संगठन जैसे जो तमाम एक चैलेंजेस देश में हैं, उनसे निपटने के लिए आईटीबीपी तत्पर खड़ा हुआ है। महानगरों की जो पुलिसिंग है, आने वाले समय में काफ़ी उसमें आमूलचूल परिवर्तन होने वाले हैं और समय के साथ बदलना ही सबसे अहम है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरह से जो आईटीबीपी है, जितना यश उनको मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, लेकिन अब तक चीज़ें जो हैं वो उनके लिए बेहतरी के लिए बदलती आई। भारत के विकास का जहां उन्होंने जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को होना बेहद ज़रूरी है और इसीलिए जो गृह मंत्रालय है उसने अपनी प्रणाली में काफ़ी बदलाव किए, जिसकी वजह से ये जो सुधारात्मक असर हैं अब वो दिखने लगे। जवानों की सुविधा के लिए बहुत कुछ किया गया उन्होंने कहा, और आगे भी बहुत कुछ करने का जो प्लान है वो पाइपलाइन में है। आईटीबीपी इस तरह का सुरक्षा बल है जो कई दुर्गम क्षेत्रों में और बहुत ही ज़्यादा दुर्गम परिस्थितियों में काम करता है, चौकस होकर मां भारती की रक्षा करता है। भारत चीन सीमा की बिल्कुल चिंता नहीं होती जब आईटीबीपी का जवान वहां होता है। और ये सबसे अहम बात जिन्होंने कही कि 1 इंच की जमीन भी कोई नहीं ले सकता, क्योंकि आईटीबीपी के जवान चौकस मुस्तैद मां भारती की सेवा के लिए। वहीं साफ तौर पर जो गृह मंत्री उन्होंने कहा कि सरकार ने ई आवास पोर्टल बनवाया। 8 वर्षों में करीबन 31,000 ऐसे जो आवास है उनका निर्माण किया गया। 17,000 बन रही हैं और 15,000 जो आवास है उनके बजट का प्रावधान है। सरहद पार जो भी जवान रहते हैं और साफ तौर पर उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो कम से कम 2024 तक करीबन 100 दिन अपने घर में आकर बिताएं। और ऐसी सुविधाएं हेडक्वार्टर्स की तरफ से दी जा रही हैं। और ये जो वर्चुअल इनॉग्रेशन आईटीबीपी के भवन जो है उनका किया गया। तो साफ तौर पर गृह मंत्री का कहना था कि जो सुरक्षा बल है, जब हम आईटीबीपी की बात करते हैं तो ये चौकस मुस्तैद अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए मां भारती की रक्षा करते हैं और 1 इंच भी जमीन लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और फिलहाल खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। दक्षिण कोरिया और स्पेन ने शुक्रवार को चीन से आने वाले यात्रियों के लिए जो कोरोना जांच है उसे अनिवार्य कर दिया। इन देशों के अलावा अमेरिका, भारत समेत कई अन्य देशों ने चीन से आने वाले लोगों के लिए पहले से ही कोरोना वायरस की जांच कराना अनिवार्य कर रखा है। यूरोपीय संघ में ऐसा करने वाला पहला देश इटली था। वहीं इस संबंध में यूरोपीय संघ के स्वास्थ्य विशेषज्ञों की बैठक अगले हफ्ते हो सकती है। बात जाने वाले साल 2022 की, जो खेलों की दुनिया में कई यादगार लम्हे लेकर आया। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीतकर जहां इतिहास रच दिया, वहीं थॉमस कप में भारत ने अपना परचम लहराया और पहली बार खिताब अपने नाम किया। 36 साल बाद अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप अपने नाम किया। नजर डालते हैं खेलों की दुनिया में साल भर की हलचल पर। खेलों की दुनिया में बीता 2022 भारतीय खेल प्रेमियों के लिए कई यादगार पल लेकर आया। इस साल खेलों की दुनिया में कई सारे यादगार परफॉर्मेंस देखने को मिले। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत देश का नाम रोशन किया। राष्ट्रीय खेल 2022 7 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रीय खेलों का भव्य आयोजन गुजरात के 6 शहरों अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में किया गया। इन खेलों में देश के 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों और सर्विसेज के करीब 7,000 एथलीटों ने 36 विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने सभी को पीछे छोड़ते हुए इस बार के राष्ट्रीय खेलों में 61 स्वर्ण के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। उन्होंने 61 स्वर्ण, 35 रजत, 32 कांस्य सहित कुल 128 पदक जीतने में सफलता पाई। साजन प्रकाश इस बार के राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट बने। वहीं कर्नाटका की हर्षिका रामचंद्रा सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट बनी। लॉन्ग जंप पर जैस्मिन एल्ड्रिन 8.26 मीटर की जंप के साथ न केवल स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब रहे, बल्कि 2023 विश्व चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई किया। राष्ट्रीय खेलों में ट्रैक एंड फील्ड में 38 राष्ट्रीय खेल रिकॉर्ड टूटे, वहीं तैराकी में 36 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण हरियाणा के पंचकुला में आयोजित हुआ। इस संस्करण में 36 टीमों के करीब 4,700 एथलीटों ने इन खेलों में हिस्सा लिया। मेजबान हरियाणा ने 52 स्वर्ण पदक के साथ 2021 का खिताब जीता। महाराष्ट्र की संयुक्ता काले ने रिदमिक जिम्नास्टिक में सभी 5 स्वर्ण पदक हासिल कर बेहतरीन प्रदर्शन का मुजाहिरा पेश किया। वहीं भारोत्तोलक हर्षिता गरुड़ ने 45 किलोग्राम भार वर्ग में युवा राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु में किया गया। इस प्रतियोगिता में कुल 20 खेल आयोजित किए गए। इस संस्करण में देश के 190 विश्वविद्यालयों के 3,879 से ज्यादा छात्रों ने भाग लिया। ये खेल इस बार चर्चा में रहे क्योंकि इन खेलों में पहली बार मलखंब और योगासन को सामने रखा गया। प्रतियोगिता में जैन विश्वविद्यालय ने 20 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य पदक जीते। नीरज चोपड़ा ने फिर रचा इतिहास। 2020 टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का करिश्माई प्रदर्शन 2022 में भी जारी रहा। पहले उन्होंने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने इसी साल डायमंड लीग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय बने। अर्जेंटीना का 36 साल का इंतजार हुआ समाप्त। अर्जेंटीना ने 36 साल बाद एक बार फिर से विश्व कप अपने नाम करने में सफलता पाई। अर्जेंटीना ने कप्तान लायनल मेसी के नेतृत्व में रोमांचक खिताबी मुकाबले में फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में हराकर खिताब जीता। मेसी ने ट्रॉफी के साथ साथ गोल्डन बॉल पर भी कब्जा किया और विश्व चैंपियन बनने का सपना पूरा किया। पहली बार भारत ने जीता थॉमस कप। थॉमस कप में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली बार खिताब अपने नाम किया। टीम इंडिया ने 14 बार की चैंपियन टीम इंडोनेशिया को 3-0 से मात दी। भारत बना अंडर 19 चैंपियन। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 19 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। यश धुल के नेतृत्व में भारतीय टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर 5वीं बार खिताबी जीत हासिल की। विराट कोहली ने छोड़ी टेस्ट की कप्तानी।
विराट कोहली ने इस साल जनवरी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हार के बाद टेस्ट कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था। वो भारत के सबसे सफलतम कप्तानों में से एक रहे। वहीं एशिया कप में कोहली ने अफगानिस्तान के खिलाफ शतक लगाकर लगभग 3 साल से चले आ रहे शतक के सूखे को समाप्त किया। इंग्लैंड बना T20 का विश्व चैंपियन। जोस बटलर की अगुवाई में इंग्लैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से मात दी। इंग्लैंड की टीम ने दूसरी बार खिताब अपने नाम किया। निखत बनी विश्व चैंपियन। भारत की निखत जरीन ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने 52 किलोग्राम भार वर्ग में थाईलैंड की जिटपोंग चुटामास को 5-0 से हराकर खिताब जीता। फेडरर ने लिया संन्यास। टेनिस इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक रॉजर फेडरर ने इस साल संन्यास ले लिया। उन्होंने राफेल नडाल के साथ मिलकर अपना आखिरी मैच खेला। फेडरर ने अपने करियर में 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने में सफलता पाई। शतरंज की बिसात पर बीता साल भारत के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। पहली बार शतरंज ओलंपियाड का आयोजन इस खेल की जन्मस्थली यानी कि भारत में किया गया। भारत ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए एक साथ महिला और पुरुष वर्ग का कांस्य पदक अपने नाम किया। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।